नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले श्याम शरण का आर्टिकल डिस्कस करेंगे मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जीरो हंगर से संबंधित और तीसरा आर्टिकल हैदराबाद की फ्लड से संबंधित। लास्ट में एथिक्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मल्टीलेटरलिज्म की आवश्यकता से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। श्याम शरण के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। क्या कोविड-19 की जो महामारी है, इस महामारी ने सभी बॉर्डर्स को तोड़ दिए हैं। किसी बॉर्डर को नहीं मानती ये महामारी। तो होना तो ये चाहिए था ऐसी सिचुएशन में कि विभिन्न देश एकजुट होते इस महामारी से निपटने के लिए, बट एक्चुअल में हुआ उल्टा। इस महामारी के आने के बाद विभिन्न देश नेशनलिज्म की राह पर चल पड़े। बॉर्डर्स विभिन्न देशों ने अपने बंद कर लिए। इसके साथ साथ विभिन्न देशों के द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं इस महामारी के अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। कितना बेहतर होता कि अगर विभिन्न देश एकजुट होते, एक साथ आते वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, बजाय इसके कि विभिन्न देश अलग अलग एफर्ट्स लगाएं। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है, इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये रिकॉग्नाइज करता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने डेवलपिंग वर्ल्ड में हंगर और मालन्यूट्रिशन से निपटने में अच्छा काम किया है। हालांकि देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अचीवमेंट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने और भी ज़्यादा अच्छा काम किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अपेक्षाकृत। बट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो अचीवमेंट है वो मोडेस्ट है, इसलिए नहीं कि ये इंस्टीट्यूशन इनएफिशिएंट है, इसलिए कि ये इंस्टीट्यूशन अंडर फंडेड है। इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता है। बट विभिन्न देश, खास करके बड़ी पावर्स जैसे यूएसए, यूके, चाइना, जापान, इन देशों के द्वारा जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना कंट्रीब्यूट इन देशों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कोविड-19 की महामारी की वजह से भूखमरी की जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ेगी। महामारी आने के बाद 132 मिलियन और ज़्यादा लोग माल नरिशमेंट के शिकार हो गए हैं। आज भी पूरे वर्ल्ड में 690 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं, खाली पेट सोते हैं। और जल्द ही ये आंकड़ा 100 मिलियन से बढ़ सकता है। मतलब ये आंकड़ा टोटल हो सकता है 790 मिलियन पीपल। ये वो लोग हैं जिनको रात को खाली पेट सोना पड़ता है, खाना नहीं अवेलेबल होने की वजह से। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है, शायद ये हमारी कलेक्टिव जो कंसाइंस हैं उसको झकझोरेगा कि क्यों विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ आना चाहिए ताकि वर्ल्ड में ये जो भुखमरी की समस्या है इसे निपटा जा सके। इसके बाद बात की जाती है यूएन की। देखो 2020 में 75 साल पूरे हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को बने। ये बात तो सच है, जिस विजन के साथ यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था वो विजन तो पूरी तरह से अचीव नहीं हो सका है। बट एक जो आइडिया है इंटरनेशनल सॉलिडारिटी का, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कि विभिन्न देशों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, उस आइडिया को आज भी यूएन ने जीवांत किया हुआ है। यूएन ने उस आइडिया को जिंदा रखा है। अगर देखो आज यूएन के पास फंड्स की कमी है ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी हैं बड़े पावरफुल मेंबर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस। इनकी वजह से यूएन जो है आज रिसोर्सेज से वंचित है ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए। ये जो बड़े देश हैं ये रिफॉर्म्स भी नहीं आने देते यूएन में। जैसे आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर कंट्रीज हैं और करंट जो ग्लोबल ऑर्डर है उनको रिप्रेजेंट नहीं करते ये मेंबर कंट्रीज हैं। जैसे देखो यूके, फ्रांस, ये देश आज के समय में इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं जितने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद थे जब यूएन का निर्माण हुआ था। और इंडिया जैसा देश जिसमें 130 करोड़ लोग हैं, इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, बट बावजूद इसके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की
परमानेंट सीट से वंचित रखा हुआ है। तो कौन दोषी है इसके लिए? बड़े देश। देखो ये बात सच है कि यूएन का जो विजन था उसे तो पूरी तरह से अचीव नहीं किया जा रहा है, सर्व नहीं किया जा रहा है यूएन के द्वारा, बट बावजूद इसके आज इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए यूएन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जिस प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आज विभिन्न देश फेस कर रहे हैं, जैसे कोविड-19, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इनको एड्रेस करने के लिए हमें बल्कि और ज़्यादा यूएन जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है, हमें और ज़्यादा मल्टीलेटरलिज्म की आवश्यकता है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जब दो या फिर दो से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मल्टीलेटरलिज्म के। इंडिया देखो हमेशा से मल्टीलेटरलिज्म का समर्थन करता आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया पूरी तरह से ये विश्वास करता है वर्ल्ड में सस्टेनेबल पीस और प्रोस्पेरिटी को अचीव करने का जो रास्ता है वो मल्टीलेटरलिज्म से होके गुजरता है। वर्ल्ड के सभी लोग प्लैनेट अर्थ के चिल्ड्रन हैं और सभी लोगों को हाथ मिलाना चाहिए कॉमन ग्लोबल चैलेंजेस और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद आर्टिकल में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस की बात की जाती है। देखो वर्ल्ड में एक पूरा नेटवर्क है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का। यूएन और यूएन की संस्थाएं हैं, इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? उन एरियाज में गवर्नेंस का रास्ता तैयार करती हैं जहां पर विभिन्न स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए डब्ल्यूटीओ का। अब विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड होता है, ट्रेड होगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता होगी। कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए कि ट्रेड को रिलेटेड कोई गवर्नेंस होनी चाहिए, इसी के लिए डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ। इसके अलावा ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस नॉर्म सेट करती हैं, मतलब रूल्स बनाती हैं, ताकि विभिन्न स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो चेक किया जा सके, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। जैसे देखो विभिन्न देशों को न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने से रोकने के लिए काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे विभिन्न देशों को फ़ायदा भी हुआ है। बट देखो आज के समय में जो चैलेंजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को एक अलग से माइंडसेट को अपनाने की आवश्यकता है, इनोवेशन की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फेस करते हैं। दिक्कतें क्या हैं? जब देखो विभिन्न देश आते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल यूएन के प्लेटफॉर्म पे विभिन्न देश आते हैं, तो विभिन्न देश ये सोच के आते हैं कि हम जो भी नेगोशिएशन हो रही है उस नेगोशिएशन से लेंगे ज़्यादा, यानी अपने लिए कंसेशन ज़्यादा सिक्योर करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कम, देंगे कम। इस सोच के साथ विभिन्न देश आते हैं। अब आप सोच के देखिए 192 कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन हो रही है। सभी देशों की ये सोच है हम कंसीड कम करेंगे, यानी कंसेशन कम देंगे और नेगोशिएशन से लेने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, तो फिर सहमति तो बनेगी उस इशू पर, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पर। वो सहमति इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जिससे कि इशू को सोल्व किया जा सके। ऐसा ही देखने को मिला 2015 के क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, विभिन्न देशों ने जो कमिटमेंट्स की वो कमिटमेंट्स नाकाफी थी क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए, और इवन जो कमिटमेंट्स की गई विभिन्न देशों के द्वारा उनको भी नहीं पूरा किया जा रहा है विभिन्न देशों के द्वारा। इवन यूएसए तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ चुका है। इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है ग्लोबलाइजेशन के फ्यूचर के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं अब तो वर्ल्ड डी ग्लोबलाइजेशन की राह पर चल रहा है। बट देखो श्याम शरण जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो ये नहीं मानते हैं। श्याम शरण का मानना है आज वर्ल्ड पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है, इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस है। जब तक देखो ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ेगा, जब तक टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तब तक ग्लोबलाइजेशन कम नहीं हो सकता। श्याम शरण ये नहीं मानते कि आज के समय में वर्ल्ड जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर चल रहा है। श्याम शरण का मानना है आज भी इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है, और जब तक टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, तब तक ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ग्लोबलाइजेशन नहीं रुकने वाला है।
लास्ट में फिर से मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की मांग को उठाते हुए श्याम शरण कहते हैं, देखो आज के समय में जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, एक देश के बस की बात नहीं है उन चैलेंजेस को एड्रेस करना। आप बताइए, क्या क्लाइमेट चेंज की समस्या एक देश एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या टेररिज्म की समस्या एक देश एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या न्यूक्लियर वेपन्स की समस्या एक देश एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की आज के समय में आवश्यकता है। और चैलेंजेस देखो इंटरकनेक्टेड भी हैं, जैसे फूड, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, ये सब चैलेंजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो सकता है, और भी काफी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सॉइल इरोजन। तो इन सभी चैलेंजेस को एक साथ देखना होगा। आप एक चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश करोगे, दूसरे चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है, अगर देखो आप फसलों की पैदावार को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, किसान करेंगे, तो हो सकता है फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है किसानों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़े, वाटर जो है कंटामिनेट हो जाए, सोइल का इरोजन हो जाए। तो मतलब कहने का ये है, आज के समय में जो चैलेंजेस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए तो विभिन्न देश मिलके एसडीजी गोल्स को लेके आए थे, जिन्हें अचीव करना है 2030 से पहले पहले। चैलेंजेस इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए विभिन्न देशों को एक साथ आना ही होगा इन ग्लोबल और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल जीरो हंगर से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, फूड देखो लाइफ की एसेंस है, बट कोविड-19 की महामारी आने के बाद फूड जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आई है। ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी खतरे में आई है, बल्कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड भी प्रभावित हुआ है। जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया, वर्ल्ड में 690 मिलियन जो लोग हैं रात को भूखे पेट सोते हैं, बट कोविड-19 की महामारी के कारण ये जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे। विभिन्न फूड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसके अलावा दूसरी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं वर्ल्ड से भुखमरी को मिटाने के लिए, फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है कि 2030 से पहले जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है। देखो पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हुई है, ये बात तो सच है, बट दुखद बात यह है आज भी 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सफिशिएंट न्यूट्रिशियस और सेफ फूड को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। प्रोजेक्शंस यानी डेटा ये शो करते हैं, देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि 2030 से पहले जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना है, विभिन्न देश इस गति से काम नहीं कर पा रहे हैं कि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडिया ने वैसे तो देखो अच्छा काम किया है। पहले इंडिया फूड ग्रेन्स का नेट इंपोर्टर हुआ करता था, बट आज के समय में इंडिया नेट एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का। महामारी आने के बाद जो देश में लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में फूड ग्रेन्स के मामले में जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो देखने को मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स 23 मिलियन टन फूड ग्रेन्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर पाई जरूरतमंद लोगों को। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी थी। ऑलमोस्ट 820 मिलियन लोगों को खाना मिला अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 के बीच। 90 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन जिनको मिड डे मील के तहत खाना मिलता था, उनके लिए भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला गया। और जब से लॉकडाउन लगा, सरकार का प्रयास यही था कि फूड सप्लाई चेन पर रिस्ट्रिक्शंस कम से कम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, ताकि जो फूड सप्लाई चेन है किसी प्रकार से वो डिसरप्ट ना हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी ज्यों की त्यों चलती रहें, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए। और इसी का नतीजा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले क्वार्टर में 3.4% ग्रोथ रेट देखने को मिली। काफ़ी अच्छी बात है। खरीफ की जो कल्टीवेशन है वो 110 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गई इस साल। ये एक मेजर अचीवमेंट है महामारी आने के बाद। वैसे तो देखो मालन्यूट्रिशन की समस्या जो है इंडिया में पिछले कुछ सालों में कम हुई है, बट बावजूद इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016 से 2018 के बीच में है, इस सर्वे का डेटा शो करता है 40 मिलियन जो बच्चे हैं
वो क्रोनिकली यानी लगातार मालन्यूट्रिशमेंट की समस्या जो है वो फेस करते रहते हैं। और इंडिया की महिलाएं जिनकी एज 15 से 49 साल के बीच में है, 15 से 49 ईयर्स के बीच में है, आधी से ज़्यादा महिलाएं इस एज ग्रुप में वो खून की कमी की शिकार हैं, मतलब एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। इनिशिएटिव्स जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्कीम्स अच्छी हैं। इस स्कीम्स के तहत जो बच्चे हैं वो गर्म बना हुआ खाना घर ले जा सकते हैं, राशन घर ले जा सकते हैं। 6 साल तक के बच्चे, इवन प्रेग्नेंट मदर्स और दूध पिलाने वाली माताएं, वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा मिड डे मील प्रोग्राम, ये स्कीम्स ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी सहायता से सरकार ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश की है, मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने की कोशिश की है। बट देखो, इंडिया के जो फूड चैलेंजेस हैं उनकी प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आज के समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो प्रभावित हो रही है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रयास कर तो रही है क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए। जैसे ऐसे सीड्स का निर्माण किया जा रहा है जो सूखे को सहन कर सके। वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरीज जारी की जाती है वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा। समय समय पर मिलेट्स को प्रमोट किया जाता है जिनको उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। स्मॉल स्केल इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बट बावजूद इसके नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं। जैसे इस साल लोकस्ट अटैक यानी टिड्डियों का अटैक देखने को मिला। फ्लड्स और साइक्लोन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर देखो सेम फूड प्रोडक्शन को इंश्योर करना है तो किसान क्या करेंगे? किसान, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया, फसलों की पैदावार को सस्टेन करने के लिए किसान ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसी फार्म प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनसे जो पैदावार होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। जैसे ग्राउंड वाटर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और फसलों की पैदावार को इंक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब ग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नीचे से पानी निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है फसलों की पैदावार को इंक्रीज करने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इवन दिक्कत ये भी है कि हमारे देश में लैंड होल्डिंग्स की फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये इंक्रीज भी हो रही है। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, भाई बहनों के बीच में फसलों ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। पहले परिवार के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन थी तो भाई बहनों में बंटवारा हो गया, 1-1 एकड़ ज़मीन मिल गई। तो लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब छोटा लैंड होल्डिंग होती है वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पाता, आप बाकी फार्म प्रैक्टिसेस भी इफेक्टिव ढंग से नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इससे भी फसल की जो पैदावार है वो प्रभावित होती है। तो राइटर कहते हैं हमें 2 प्रैक्टिसेस को अपनाने की आवश्यकता है। पहली प्रैक्टिस कि देखो जो भी फार्म प्रैक्टिसेस हों वो सस्टेनेबल हों, मतलब लंबे समय तक उन प्रैक्टिसेस को कैरी आउट किया जा सके और उनसे नुकसान ना हो, ऐसी फार्म प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा पैदावार को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, आप वेस्ट कम से कम करो। आज के समय में देखो राइटर कहते हैं 1/3 फूड जो है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट कर देते हैं। अगर 100 यूनिट फूड प्रोड्यूस किया तो 33 यूनिट हमने वेस्ट कर दिया। ये वेस्टेज हमें कम करनी होगी। इसीलिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये काम कर रही हैं। विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, इन सब के साथ मिलकर ताकि फूड सिस्टम को सस्टेनेबल बनाया जा सके। आगे बताया भी जा रहा है कि ये सारी संस्थाएं क्या रोल प्ले कर रही हैं। ये सारी संस्थाएं देखो रिजिलियंट सप्लाई चेन को फैसिलिटेट कर रही हैं। रिजिलियंट सप्लाई चेन मतलब जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आने के बाद भी सप्लाई चेन जो है फूड से संबंधित वो ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब फूड सप्लाई चेन ने जो शॉक था कोविड-19 का उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब सप्लाई चेन रिजिलियंट थी। जब देखो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े से बड़ा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यों की त्यों काम करता रहता है बिना डिसरप्ट हुए, तो मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिजिलियंट है। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं वो समय समय पे हमें बताती रहती हैं कि फूड सिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है। डेटा रखा जाता है इन संस्थाओं के सामने, इन संस्थाओं के द्वारा डेटा सामने रखा जाता है
कि कैसे उन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो इस प्रकार से इन सभी संस्थाओं का फायदा होता है जब विभिन्न गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, अगर देखो हमें हमारे फूड सिस्टम को ज़्यादा रिजिलियंट बनाना है ताकि आगे भी कोई डिजास्टर या फिर महामारी आती है तो फूड की कमी ना हो, तो हमें डेटा के आधार पर इनोवेटिव सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना होगा। साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना होगा। और इस काम में ये सभी संस्थाएं FAO, IFAD ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, जैसा पिछले काफ़ी सालों से करती आई हैं। आज देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहा है हंगर के खिलाफ फाइट की। IFAD ये फर्स्ट UN एजेंसी है जिसको क्रेडिट रेटिंग्स मिली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस संस्था को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है। तो ये सब एक्नॉलेजमेंट हैं कि ये संस्थाएं कमिटेड हैं, बेटर प्रिपेयर्ड हैं गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने के लिए और फूड सिस्टम से संबंधित सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जीरो हंगर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हैदराबाद और आसपास इलाकों में फ्लड से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्या हुआ, 13 अक्टूबर को हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। मतलब अक्टूबर में एवरेज मंथली जितनी बारिश होती है, कितनी होती है, 103.6 mm। इससे बहुत ज़्यादा 192 mm बारिश एक ही दिन में हो गई 13 अक्टूबर को। जब देखो इतनी ज़्यादा बारिश एक ही दिन में हो जाएगी तो नतीजा क्या निकलेगा, फ्लड, अर्बन फ्लड आप कह सकते हो। हैदराबाद में देखो इतनी बारिश अक्टूबर में 1903 के बाद नहीं देखी गई है। 1903 के बाद हैदराबाद में अक्टूबर में ये हाईएस्ट रेनफॉल है। आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो इतनी ज़्यादा बारिश हैदराबाद छोड़िए किसी भी अर्बन सिटी में अगर हो जाती तो वहाँ पे जल भराव ही होता। तो इस भारी बारिश की वजह से हैदराबाद और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में 24 लोगों की डेथ हो गई। मेनली देखो एक जो हैदराबाद में लेक है बीचों बीच, हुसैन सागर लेक, ये ओवरफ्लो हो गई और आसपास के इलाके पानी में पूरी तरह से सबमर्ज हो गए। वैसे देखो जो लोकल लेवल पे एजेंसीज थी वो तैयार नहीं थी इस प्रकार की सिचुएशन के लिए, तो इसलिए नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ। आर्टिकल में कहा जाता है बात सिर्फ देखो हैदराबाद की नहीं है, दूसरी सिटीज़ में भी होता क्या है, पानी की जो निकासी है वो सही से होती नहीं है। जो नेचुरल वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे तो इंक्रोचमेंट हो जाता है, लोग अपना घर बना लेते हैं और बहुत सारे ड्रेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर गंदगी जमा होती है, कूड़ा करकट जमा होता है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होती है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए पानी जल्दी से बह भी नहीं सकता। तो ये सब रीजन्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से पानी निकल ही नहीं पाता और जमा होना स्टार्ट हो जाता है, सारी चीज़ें सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये कुछ रीजन्स हैं अर्बन फ्लड के, डायरेक्ट फैक्टर्स, इनडायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट फैक्टर्स में जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, आजकल वेदर पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है। या तो बारिश लंबे समय तक होती ही नहीं है और होती है तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एंक्रोचमेंट्स और हैपहैजार्ड डेवलपमेंट पूरी तरह से प्लान नहीं है। हैपहैजार्ड डेवलपमेंट जब होती है तो फिर सारी चीज़ देखी नहीं जाती कि कहाँ से पानी जो है वो निकलेगा, कहाँ पे जमा होगा, सीवरेज व्यवस्था, इनको भी इग्नोर कर दिया जाता है। ये नुकसान होता है हैपहैजार्ड डेवलपमेंट का, बिना प्लानिंग वाली डेवलपमेंट का। इनडायरेक्ट फैक्टर्स की बात करें, इनएप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, लोगों का एटीट्यूड, जो कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, रोड व्हीकल्स की पार्किंग, ये सब इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है देखो हैदराबाद को अर्जेंटली आवश्यकता है कि ड्रेनेज सिस्टम को एक्सपेंड किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को रीमॉडल किया जाए भविष्य में इस प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ लेक्स, कैनल्स, वेटलैंड्स, वाटर सेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर एक्सेस में बारिश हुई है तो उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। बट वही रीजन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 1989 से लेके
अभी तक, मतलब 2016 का डेटा है, 2016 तक 3,245 हेक्टेयर की जो वाटर बॉडीज हैं वो इनका लॉस हो गया हैदराबाद में एंक्रोचमेंट की वजह से। आवश्यकता ये है कि लोकल बॉडी इन वेटलैंड्स को फिर से रिवाइव करें। और देखो, अर्बन प्लानर्स को इस बात पे फोकस करना चाहिए, सिटी की जब भी डेवलपमेंट हो तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि डेवलपमेंट की वजह से किसी प्रकार से वेटलैंड को नुकसान ना पहुंचे। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हैदराबाद में आई बाढ़ के बारे में। चलते हैं आगे। अब लास्ट में हम एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताओ क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन के आंसर में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कब पूछा था? 2016 में पूछा था। सबसे पहले देखो, आप एथिक्स की डेफिनेशन बताओगे। एथिक्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एथिक्स आर प्रिंसिपल्स या फिर स्टैंडर्ड्स जो कि हेल्प करते हैं ये इवेल्युएट करने में कि ह्यूमन जो एक्शन है वो सही है, गलत है, अप्रोप्रिएट है, इनअप्रोप्रिएट है। तो ये बेसिक जो डेफिनेशन है एथिक्स की आप लिख सकते हो। या फिर एथिक्स की शुरू में आप जनरल इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो इस प्रकार से, जैसे एथिक्स इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पावर आती है, लाइट जलती है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगता है। उसी प्रकार से एथिक्स इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं आप अलग अलग बताओगे। देखो, ह्यूमन लेवल पे भी पूछा है और सोशल वेलबींग के बारे में भी पूछा है। सोसाइटी और ह्यूमन दोनों पे आपको फोकस करना है। तो पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे बताओगे एथिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। आप ये सिंपल चीज़ें बताओगे कि एथिक्स जो ह्यूमन डिग्निटी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे बूस्ट करता है। आप देखो, एथिकल काम करोगे तो आपकी जो डिग्निटी है बरकरार रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा इनर डिजोनेंस को अवॉइड करता है एथिक्स। जैसे देखो, अभी ये एथिक्स का आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, मन में आप सोचते हो कि मैं एथिकल बनूंगा, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करते हो, चीटिंग करते हो एग्जाम में, तो इनर डिजोनेंस आएगा ना। सोच आपकी कुछ है लेकिन एक्शन आपके वैसे नहीं है। तो एथिक्स इनर डिजोनेंस को अवॉइड करता है। उसके बाद स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग को इंप्रूव करता है एथिक्स। एथिक्स हमें हेल्प करता है कोई डिसीजन लेने में। एथिक्स हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज को कंट्रोल करता है। हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजर हासिल करने वाली जो टेंडेंसीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है एथिक्स। एथिक्स की वजह से छोटे छोटे क्राइम्स भी नहीं होते, जैसे रेड लाइट जंप करना, डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि जब भी मतलब जो एथिकल लोग होंगे वो ये सब काम नहीं करेंगे ना, उनको लगेगा कि ये सब काम गलत है। और इसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करें सोसाइटल लेवल पे। सोसाइटल लेवल पे एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, मदर टेरेसा ने एक बार बात बोली थी कि अगर हर कोई अपने दरवाजे के सामने की जो जगह है उसे साफ करेगा तो पूरी सोसाइटी क्लीन हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है इन्वायरमेंटल एथिक्स का। हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो इन्वायरमेंट अपने आप क्लीन हो जाएगा। सोसाइटल लेवल पे ही देखिए, अगर सभी लोग वुमेन की रिस्पेक्ट करेंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, मालनरिशमेंट, फीमेल चाइल्ड एजुकेशन, इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इवन सोसाइटी में स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश करने में मदद करता है एथिक्स। स्टेबिलिटी के साथ साथ आप यूं भी लिख सकते हो, हार्मनी भी इस्टाब्लिश करने में मदद करता है सोसाइटी में एथिक्स। एथिक्स को अगर प्रीच किया जाएगा सोसाइटी के द्वारा तो ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे इक्वालिटी, टॉलरेंस, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन सब को इंश्योर किया जा सकता है। रीजनलिज्म, कास्टिज्म, इनटॉलरेंस, एपैथी, इन सब समस्याओं को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर सोसाइटी में एथिक्स हैं। लास्ट में आप कंक्लूजन में कुछ कोट लिख सकते हो या फिर सेकेंड ARC के बारे में कुछ लिख सकते हो। जैसे सेकेंड ARC बोलता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सोसाइटी या फिर नेशन लंबा डिस्टेंस नहीं मूव कर सकता बिना एथिकल बिहेवियर को अपनाए। तो ये लाइन आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एथिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी। तो इस प्रकार से हमने एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया। कल हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक जो हमने कल नहीं डिस्कस किया था उसकी भरपाई करने के लिए। फिलहाल हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।